हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 में तरंग प्रकाशिकी में आज हाइगन का तरंग सिद्धांत यहां पर समझने वाले हैं और छोटा सा टॉपिक है हाइगन का तरंग सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइगन के तरंग सिद्धांत को समझाइए। तो इसके 5 सिद्धांत हैं, इन पाँचों सिद्धांतों को आपको क्या है लिखना पड़ेगा। कोई भी सिद्धांत होता है उसमें आपको 1 या 2 लिखने में बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे 2 नंबर का प्रश्न आ जाए चाहे 3 नंबर का प्रश्न आ जाए। तो आपको यदि क्वेश्चन दे दिया जाए हाइगन का तरंग सिद्धांत समझाइए या लिखिए, तो आपको पांचों सिद्धांतों को लिखना पड़ेगा। मतलब उन्होंने 5 सिद्धांत दिया, उनको सभी को लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहला सिद्धांत जो आपको दिख रहा होगा कि पहला सिद्धांत उन्होंने क्या बताया कि संपूर्ण अंतरिक्ष में ईथर नामक एक तरंग माध्यम व्याप्त है जो समांगी तथा द्रव्यमानहीन होता है। इसकी प्रत्यास्थता अत्यधिक तथा घनत्व बहुत ही कम होता है। अब इसको आपको एक लाइन में कैसे याद करना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक माध्यम है जो हाइगन ने क्या माना कि वो माध्यम कौन सा है स्टूडेंट, ईथर है। मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ईथर माध्यम व्याप्त है, इतना आपको याद करना है। हाइगन के पहला तरंग सिद्धांत क्या है, इसकी अवधारणाएं, पहला नंबर क्या है कि संपूर्ण अंतरिक्ष मतलब ब्रह्मांड में एक माध्यम है, वो कौन सा माध्यम है, ईथर है। मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण अंतरिक्ष में एक ईथर माध्यम व्याप्त है। कौन सा माध्यम है स्टूडेंट, ईथर माध्यम व्याप्त है, पहला हो गया, जिसका घनत्व बहुत ही कम होता है। मतलब अत्यधिक विरल अवस्था में पाया जाता है ना, दूर दूर उसके अणु रहते हैं। घनत्व कम का मतलब है वो जिससे मिलकर बना हुआ है उसके जो कण आयन या अणु परमाणु जो भी है वो दूर दूर अवस्था में है ना, एक दूसरे से दुर्बल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ईथर माध्यम व्याप्त है, ये पहला हो गया। दूसरा ये है कि प्रकाश इस काल्पनिक माध्यम ईथर में तरंग के रूप में गमन करती हैं। तरंग क्या है, जो सुरंग और गर्त के रूप में कंपन करते हुए आगे चलती हैं, वो तरंग कहलाती हैं। तो जो भी प्रकाश किरणें, जैसा कि ब्रह्मांड में आपको दिख रहा बहुत सारे तारे हैं, रात के समय में आपको असंख्य तारे दिखेंगे। वो तारे हमको क्यों दिखाई दे रहे हैं कि वहां से कहीं कोई ना कोई प्रकाश किरणें हमारे आंखों तक पहुंच रही है, तभी तो हमें दिखाई देती हैं। कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देगा जब उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों तक पड़ रही है। अर्थात जैसे कि तारे हमको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो वहां से कोई ना कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं जो हमारे आंखों तक पड़ रही हैं। दिन के समय में तो दिखाई नहीं देते क्योंकि सूर्य नजदीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें प्रबल है। लेकिन रात के समय में कई सारे है ना, असंख्य हमको तारे दिखाई देते हैं, क्योंकि रात के समय में स्टूडेंट सूर्य हमारे विपरीत हो जाता है और उनसे आने वाले प्रकाश किरणें हमारे आंखों तक पहुंच पाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं माध्यम से आ रही हो, वो किस माध्यम से, ईथर माना गया। तो ईथर माध्यम से आ रही स्टूडेंट, जो कि ईथर माध्यम में प्रकाश जो किरणें हैं वो तरंग के रूप में माना गया। तो किसने माना, हाइगन ने माना। पहला क्या बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में एक ईथर माध्यम व्याप्त है, और दूसरा बता दिया कि ईथर माध्यम में जो प्रकाश है तरंग के रूप में गमन करती है। इन तरंगों का जो वेग होता है लगभग प्रकाश के वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, किंतु नियत है, मतलब निश्चित है। यानी जो तरंगें होती हैं, जो प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचरित होती हैं, उनका जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, किंतु नियत यानी निश्चित होता है। ये 3 हो गए, 5 तो है, ये कुछ है नहीं। चौथा है प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए फ्रेनल आदि वैज्ञानिकों ने आगे चलकर इसको अनुप्रस्थ तरंगे माना है ना। जैसे अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंग, मैंने एक बार वीडियो बनाया है, आप चाहे सर्च कर सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं, पूरा डिटेल कराया है। तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो पहले जो हाइगन ने, उन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश तरंगे वो अनुदैर्ध्य तरंगे है ना, ये कण संचरण की दिशा पर आधारित होते हैं। आपको पता होगा जब समानांतर होते हैं तो अनुप्रस्थ, और जब लंबवत होते हैं तो अनुदैर्ध्य होता है ना। तो जो प्रकाश तरंगे लंबवत कंपन कर रही हैं, लेकिन बाद में इनको व्याख्या करने के लिए कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने, जैसे फ्रेनल वैज्ञानिक ने, इसको अनुप्रस्थ तरंगे मानकर इसकी व्याख्या की। अगला है आपका विभिन्न रंगों के प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण की परिघटना की संख्या करने में पूर्ण तरंगा की अवधारणा को समझना आवश्यक होता है। अब इसको आपको कहां तक स्टूडेंट याद करना, यहां तक कि विभिन्न रंगों के प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, बस ठीक है। ये आगे मान लीजिए इसको याद नहीं करना, लिखना भी नहीं है। विभिन्न रंगों की प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। जैसे प्रकाश है आपके पास, उसमें 7 कलर है, 7 बैजानी, हपी, नाला, बैगनी, जामुनी है ना, जो भी आपका नीला, लाल और आपका सफेद है, बैजानी, हपी, नाला
हा से हरा हो गया, पी से पीला हो गया, ना से नारंगी हो गया, ला से लाल हो गया। तो ये सारे जो रंग हैं उनकी जो आवृत्ति है भिन्न भिन्न होती है। तो जल्दी से देखो एक बार पुनः, पहला नंबर क्या था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईथर व्याप्त है। दूसरा नंबर है ईथर में जो प्रकाश है तरंग के रूप में संचरित करती हैं। तीसरा है इनका वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, किंतु नियत होता है। इनको अगला चौथा नंबर है, इनको अनदैर्ध्य तरंग माना गया, लेकिन बाद में फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या माना, अनुप्रस्थ मान लिया। और इसके बाद लास्ट है विभिन्न रंगों की प्रकाश की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। यह चीज हो गया हाइगन का तरंग सिद्धांत। ठीक है, क्या स्टूडेंट, हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो आशा और उम्मीद है कि हाइगन का तरंग सिद्धांत आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आपका टॉपिक है तरंगाग्र है। तरंगाग्र के प्रकार हैं। तरंगाग्र जो है गोली तरंगाग्र है, बेलनाकार तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है। तो स्टूडेंट आपके लिए ये वीडियो आता रहेगा निरंतर, है ना। तो आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। साथ ही स्टूडेंट आप लोग प्लीज शेयर कर देना, है ना। और लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।